दोस्तों घरेलू हिंसा के मामले में अगर शिकायत हो भी जाती है तो उसे कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और घरेलू हिंसा के मामलों में कोर्ट में जज फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हैं दोस्तों। और कई मामलों में घरेलू हिंसा के मेडिकल या फिजिकल प्रूफ भी देने होते हैं ताकि फैसला सही हो सके दोस्तों। और घरेलू हिंसा को साबित करने के लिए कोर्ट में क्या सबूत मांगता है, इसका क्या प्रोसेस है, केस करने का क्या प्रोसेस है, इसी मुद्दे को आज हम लोग दोस्तों बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। शेयर इसलिए कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और पीड़ितों तक और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि घरेलू हिंसा है क्या। तो दोस्तों घरेलू हिंसा का मतलब कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती का शोषण करे, मतलब पति पत्नी पे या पत्नी पति पे, और रिलेशनशिप में किसी तरह का कंट्रोल या आतंक बनाकर रखता है, या अब्यूज करता है, और ये भी मानवाधिकारों के खिलाफ होता है दोस्तों। और इससे कोई भी जो विक्टिम होता है, पति हो या पत्नी, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों घरेलू हिंसा में ये भी समझ लीजिएगा, ये सिर्फ पार्टनर तक सीमित नहीं रहती है। घरेलू हिंसा और यातनाएं अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ हो जाए तो वो भी कानूनी जुर्म है। घरेलू हिंसा एक्ट 2005 के सेक्शन 3 के अनुसार किसी भी काम या गलती जिससे शारीरिक, मौखिक, आर्थिक नुकसान किसी पीड़ित को पहुंचता है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इसमें धमकी देना या गलत तरह से व्यवहार करना भी शामिल है। ये घरेलू हिंसा है दोस्तों। उसके अलावा धमकी देना 504 में आईपीसी में अपराध है, नई धाराओं में अलग तरीके से, वो मैं अलग आपको ब्रीफ करूंगा, पीछे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि घरेलू हिंसा जो होती है वो कितने तरीके की होती है दोस्तों। सबसे पहले सेक्सुअल हिंसा, या पति पत्नी में कभी भी यौन संबंधों का दबाव बनाना, गलत तरीके से संबंध बनाना, इसमें सब शामिल होता है। इसके बाद फिजिकल हिंसा, किसी भी तरीके का घाव या चोट देना, मारना पीटना, बाल पकड़ना, एनीथिंग एल्स, किसी भी तरीके की मार पिटाई। अब मानसिक हिस्सा, बार बार गलत तरीके से पुकारना, गालियां देना, डराना, धमकाना, डोमिनेटिंग मतलब पत्नी या पति को दबाने वाला व्यवहार करना, हमेशा बेइज्जती करना, ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब आते हैं आर्थिक हिंसा, जिसमें विक्टिम का किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो या फिर उसे गुजारे के लिए पैसा मुहैया न कराया जा रहा हो, जैसा कि मेंटेनेंस में होता है दोस्तों। और इसके अंतर्गत महिलाओं को काम करने से रोकना या उसे घर से जबरन बाहर जाने देना या ना जाने देना भी शामिल होता है दोस्तों। अब घरेलू हिंसा के लिए क्या कानून बनाए गए दोस्तों, वो भी समझ लेते हैं कि वैसे तो महिलाओं के साथ हिंसा कई तरह के अपराधों के अंतर्गत आती है, लेकिन खास तौर पर घरेलू हिंसा के लिए संविधान में 3 एक्ट बनाए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला है घरेलू हिंसा एक्ट दोस्तों। किसी भी तरीके से शादीशुदा महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह बेहतर एक्ट बनाया गया है दोस्तों घरेलू हिंसा का। और इसमें साफ तौर पर 4 तरह की घरेलू हिंसा का विवरण है, जिससे कई तरह मामलों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके महिलाओं को न सिर्फ पति बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों से भी बचाव मिलता है। और ऐसे एक्ट में सिर्फ शादीशुदा महिलाएं नहीं, कुंवारी लड़कियां, रिवेल पार्टनर में रह रही पार्टनर्स भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए और उन्हें सुरक्षा देने के लिए ये कानून बनाया गया है, दहेज निषेध अधिनियम। और इस एक्ट के मुताबिक दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है दोस्तों। इस पर पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, इसको समझिएगा। जब भी आप पर दहेज लेने का मुकदमा दर्ज होता है तो आप पत्नी और उसके घर वालों पर दहेज देने का मुकदमा भी दर्ज कराएं। ये आता है धारा 3 में, ये लिखित है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है दोस्तों। और शादी के वक्त लिया गया जो भी गिफ्ट होता है या जो भी उपहार होता है दोस्तों, वो दहेज में नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दहेज का मुकदमा लगे तो दहेज लेने का भी मुकदमा देने का भी जरूर दर्ज करा। उसके साथ में ये भी समझिएगा दोस्तों, इसके बाद जो होता है जो दहेज की मांग करना, ये तो हो गया लेना देना, इस पे तो आप अगेंस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दहेज सिर्फ मांगा, वो अगर कोई भी पत्नी पक्ष या उसके घर वाले लगाते हैं तो उनको कोर्ट में प्रूफ भी करना होता है। और इसी मुद्दे को हम लोग अभी समझ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर महिला को शादी के बाद महिला को दहेज के लिए परेशान किया जाता है तो भी इस एक्ट में उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, और ससुराल वालों पर केस भी दर्ज किया जा सकता है। अब समझते हैं दोस्तों कि इसमें कानून क्या कहता है कि आईपीसी सेक्शन 498A, ये बहुत ही फेमस कानून है, आप लोगों ने सुना होगा। और ये क्रिमिनल लॉ है जो पति और ससुराल वालों पर लगाया जाता है। इसके अंदर परिवार, रिश्तेदार, पति आदि के खिलाफ केस किया जा सकता है। और इस कानून के तहत क्रूरता की परिभाषा बताई गई है, जिसमें भी फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट शामिल होता है दोस्तों। और 498 को भी समझ देगा दोस्तों, इसमें सीधे गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इसमें रोक है। और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अगर झूठे आरोप है, तो अगर रियलिटी में रिश्तेदार घर वाले करते हैं तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर झूठे आरोप है तो ये समझिएगा कि पति के अलावा बाकी सभी लोग सीआरपीसी 482 के तहत अपना 498 आईपीसी नाम हटवा सकते हैं। और ये बहुत ही आसान प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बाकी घर वालों को परेशान न किया जाए। इस पर मैं पीछे वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे दोस्तों कि कोर्ट में किस तरीके के सबूत लगते हैं घरेलू हिंसा को साबित करने के लिए दोस्तों।
तो इसमें सबसे पहले तो पीड़ित का मेडिकल करवाना होता है। अगर आप उस वक्त शिकायत ना करवाकर बाद में भी केस फाइल करना चाहें तो भी हिंसा के बाद किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से मेडिकल जरूर करवा लें। इसके बाद विक्टिम और विटनेस का स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है कोर्ट में साबित करने के लिए घरेलू हिंसा को। और वीडियो टेप, फोटो या टेक्स्ट मैसेज, लीगल नंबर जिस पर आपने शिकायत करी है, 112 पर करी है, 1090 पे करी है, विक्टिम के शरीर की चोटें, इसके इन सबूतों के बिना घरेलू हिंसा साबित नहीं होने वाली है दोस्तों। पड़ोसियों या परिवार वालों के स्टेटमेंट जो भी कोर्ट में सबूत के तौर पर दिखाए जा सकते हैं। कोर्ट में सबूत दोनों ही पार्टी से मांगे जाते हैं दोस्तों, ताकि से केस में कोई झूठा आरोप ना लगाया जा सके। और अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप उसकी शिकायत 112 1090 पर कर सकते हैं दोस्तों। और ध्यान रखें कि समस्याओं को इग्नोर करना परेशानी को और ज्यादा बढ़ा सकता है घरेलू हिंसा केसेस में। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा, ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको बताया। अगर कोई और ब्रीफ चाहिए होगा। अच्छा हाँ, मेरे एक व्यूअर का भी एक सवाल था कि सर अगर पति दूसरी शादी कर लेता है या दूसरी महिला के साथ रह रहा है तो क्या पहली पत्नी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दूसरा विवाह करता है, पहली बात तो अगर पहली शादी से तलाक नहीं हुआ तो दूसरी शादी इनवैलिड हो जाएगी, शून्य है। और अगर वो कर भी लेता है, मान लीजिए, फिर 494 में मुकदमा चलेगा, वो सब अलग प्रोसीजर है, लेकिन मेंटेनेंस मिलेगा पहली पत्नी को। थैंक यू।